हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो है वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 15 नौकर। और इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है अनु बंदोपाध्याय। ठीक है। तो ये जो पाठ है ना, ये गांधी जी के बारे में बताया गया है, उनके बारे में समझाया गया है। गांधी जी जो थे वो अपने सभी काम स्वयं करना पसंद करते थे। मतलब उन्होंने ना कोई अपने पास कोई नौकर नहीं रखा हुआ था, उन्हें सभी काम खुद से करने पसंद थे। और वो कहते भी थे कि सभी को अपने अपने काम अपने आप स्वयं करने चाहिए। छोटे से लेकर बड़े से बड़ा काम भी वो अपने आप किया करते थे। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या है। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी किया करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। मतलब जिस आश्रम में गांधी जी रहा करते थे उस आश्रम के छोटे से छोटे लेकर के बड़े से बड़े काम को भी वो स्वयं किया करते थे। ऐसे ऐसे काम भी वो खुद किया करते थे जो कि वो नौकर चाकर से करवा सकते थे, लेकिन फिर भी वो अपने काम खुद ही किया करते थे। तो जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। तो जिस समय वो बैरिस्ट्री से काफ़ी अच्छी इनकम कर लिया करते थे ना, हज़ारों रुपए कमाते थे। मतलब उस समय वो नौकर रख सकते थे अपने पास, लेकिन फिर भी वो अपने छोटे से काम को भी खुद ही किया करते थे। और यहाँ तक कि चक्की से आटा भी अपने हाथों से पीसा करते थे, उसी से वो खाना बनाया करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। ठीक है। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। साबरमती आश्रम जो था उनका, उधर भी उन्होंने पिसाई का काम जो था वो चलाए रखा था। वहाँ पे उन्होंने चक्की लगाई हुई थी और लोग जहाँ रहते थे ना, वहाँ पे जो आश्रम में लोग रहा करते थे उनको भी वो काम वो खुद ही करना पड़ता था। वह चक्की को ठीक करने में भी कभी-कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। मतलब जब साबरमती आश्रम में तो भी बहुत सारे लोग रहा करते थे, तो वहाँ पे जब चक्की से जो आटा पीसा जाता था, खाना बनाते समय वो आटा कम पड़ गया। तो उस समय एक कार्यकर्ता मतलब होता है वहाँ पे काम करने वाला। तो एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में जो है आटा ना कम पड़ गया है। तो उसको पिसवाने के लिए भी गांधी जी तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने उनकी मदद की। ये उनके आश्रम का ना ये चित्र दिखाया गया है। ठीक है। तो गेहूँ पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह ज़ोर दिया करते थे। मतलब वो ये इतना माहिन काम भी कि गेहूँ को सीधा ऐसे ही नहीं पीस दिया, पहले उसको साफ करना, उसको उसमें से कंकर-पत्थर अलग करना, ये भी वो पहले किया करते थे। उनको था कि जो भी आटा पीसेगा ना, उसको पहले गेहूँ को साफ करना है, उसपे भी वो बहुत ज़ोर दिया करते थे। इसका मतलब है कि वो साफ-सफाई पर भी ध्यान दिया करते थे। कोपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। मतलब जब गांधी जी इतने महान होते हुए भी अनाज बीन रहे हैं, आटा पीस रहे हैं, तो ऐसे-ऐसे काम करते हुए देखकर भी ना लोग उनको देखते थे तो हैरान हो जाया करते थे, हैरत में पड़ जाया करते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। मतलब वो किसी भी काम में शर्म नहीं करते थे। उनको लगता था कि जो अपने लिए जो तुम काम कर रहे हो उसमें कोई हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। मतलब कुछ कॉलेज के कुछ बच्चे थे, कुछ छात्र थे, वो गांधी जी से मिलने आए और उन्हें क्योंकि अंग्रेजी अच्छी खासी आती थी, तो उन्हें अपनी अंग्रेजी भाषा के ऊपर बहुत ही गर्व था, बहुत प्राउड था। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। जो बच्चे आए थे ना उनसे, कॉलेज के बच्चे मिलने के लिए, तो उन्होंने गांधी जी से पूछा कि क्या मैं आपके लिए कुछ काम कर सकता हूँ, आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ तो मुझे बताइए। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। मतलब क्योंकि वो अच्छे खासे पढ़े लिखे थे और अंग्रेजी भी अच्छी खासी जानते थे, तो उन्हें लगा कि अगर हमने बापूजी से कुछ काम मांगा है तो हमें कोई लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। मतलब जब उन बच्चों ने काम के लिए बोला तो गांधी ने उनको क्या काम दिया, पढ़ने लिखने का तो कोई काम दिया नहीं। उन्होंने कहा कि ये लो थाली और इसमें गेहूं जो रखे हैं ना इनको बीन डालो, मतलब उन गेहूं को साफ कर दो, उसमें से कंकर पत्थर निकाल दो
और जो बच्चे थे, छात्र जो थे, वो बड़ी मुश्किल में पड़ गए। उनको लगा कि भई हमने तो काम तो माँग ही लिया है, लेकिन गांधी जी ने हमें हमारे मतलब का तो कोई काम दिया नहीं और हमें गेहूँ बीनने के लिए दे दिए। तो अब उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचा था ना कि वो अब क्या करें? उनको तो करना ही था वो काम जो मिल गया। 1 घंटे तक गेहूँ बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा माँगकर चले गए। हम उन्हें जो गेहूँ बीनने का जो काम था ना, उसमें उनको बहुत सारा टाइम लग गया। वो थक चुके थे और गांधी जी से विदा माँगकर चल दिए, मतलब गांधी जी को गुड बाय कह के वहाँ से चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथ ले लेते थे। आड़े हाथ ले लेना मतलब उनको थोड़ा सा गुस्से में उनसे वो काम करवा लेना या उनसे काम करवाना। तो जब वो सुबह कुछ वर्षों तक तो उन्होंने क्या किया, आश्रम के भंडार का काम भी सँभालते थे और सवेरे जब वो प्रार्थना के लिए जाते थे ना, तो जो रसोई घर था, जो उनका किचन था, वहाँ पर सब्जियाँ छीलते थे, उनकी हेल्प कराते थे, जो भी वहाँ पे खाना बनाने वाले थे। रसोई घर का काम भी सँभाल लेते थे और यहाँ तक कि कहीं गंदगी, कुछ मकड़ी का जाला या कुछ गंदगी होती थी ना, तो उसको साफ करने के लिए वहाँ जो लोग थे, उनको भी डाँट लगा देते थे, उनको आड़े हाथ ले लेते थे। ठीक है? ये ना एक मुहावरा है, आड़े हाथ ले लेना। ठीक। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। तो एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चटके पड़े थे। उसने उसने बहुत बुरा माना, मतलब उसको ऐसा लगा कि मुझे बेकार केले दे दिए, उसके ऊपर काले-काले निशान, चटके मतलब काले-काले धब्बे पड़े होना, चटके का मतलब ये है ना, इसका मतलब काले-काले धब्बे पड़े होना। तो उन केलों के ऊपर काले-काले धब्बे पड़े हुए थे, तो उसे बहुत बुरा लगा। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं, मतलब क्योंकि ये अब जो होते हैं ना केले, अगर 1-2 दिन आप उसको रख दो तो वो पक जाते हैं, तो उसके ऊपर काले-काले निशान पड़ जाते हैं। तो वो तो और अच्छे होते हैं खाने, क्योंकि वो रॉ से थोड़े से ना पके हुए हो जाते हैं। तो गांधी जी ने उन्हें समझाया कि ये डाइजेस्ट जल्दी हो जाते हैं, मतलब पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे, मतलब सर्विंग काम भी वो खुद ही किया करते थे, लोगों को खाना परोसना वो भी उन्हें अच्छा लगता था। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। मतलब वो जो उसमें कैदी होते थे ना जेल में, उनको भी वो भोजन परोसने का काम कर चुके थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी-बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े-बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिक लगी थी। राख भरे हाथों से वे एक पतीले को खूब जोर-जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। ये जैसे पतीला नीचे से काला हो जाता है ना, तो उन्होंने खुद ही उसको साफ करना शुरू कर दिया। राख का मतलब होता है जैसे लकड़ी जलाते हैं ना, तो उसके नीचे जो उसका बचा हुआ जो होता है, लकड़ी का बचा हुआ ऐश, उसको राख कहते हैं। उससे बर्तन अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो वो राख भरे हाथों से वे एक पतीले को खूब ज़ोर-ज़ोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहाँ आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, "यह काम आपका नहीं है। मतलब ये जो बर्तन साफ कर रहे हैं, आपका काम नहीं है। इसे करने को और बहुत से लोग हैं।" गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले गए। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। मतलब उनको लगता था कि अगर बर्तन साफ किए तो वो अच्छे से चमकने चाहिए। एक बार जेल में उनको मददगार दिया गया। मददगार मतलब उनकी कोई हेल्प करने के लिए एक हेल्पर दिया गया। जेल में जब वो थे ना, कर रहे थे, तो एक बार जेल में उनको एक मददगार दिया गया। उनके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी से चमका सकते हैं। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। तंबू होता है ना, वो ऐसे करके टेंट बना होता है जो, उसमें सोना पड़ता था। जैसे ऐसे ये होता है ना, ऐसे करके तंबू बना होता है ना, इसमें मेहमानों को वहाँ पर सोना पड़ता था। ठीक।
कहाँ चला गया? एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया। यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना चाहिए, मतलब उसको ये नहीं मालूम था एक को कि ये बिस्तर कहाँ रखने होते हैं, तो वो जो पता करने के लिए गया, उसे कहाँ रखना है, तो लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पे उठाए रखने जा रहे हैं। मतलब जब तक वो पूछ करके आया कि कहाँ पर ये बिस्तर रखना है, तब तक तो गांधी ने उस बिस्तर को खुद ही लपेटा और अपने कंधे पर रखकर चल दिए जहाँ भी वो रखना होता था। तो आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे, अस्वस्थ मतलब बीमार थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे कि कौन हिस्सा बटा चुके थे, मतलब सबको ना बता चुके थे बारी बारी से कौन कौन आटा पीसेगा। तो उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। उनके एक साथी ने, जो उनके गांधी जी का जो उनका हिस्सा बटा था ना, उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए कि ताकि सब ना थक जाए, आश्रम वासियों की सहायता के लिए बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर दिया। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले गए। बेचारे कार्यकर्ता बहुत ही पछतावा हो उन सबको बहुत पछतावा हुआ कि गांधी जी खुद चले गए हैं पानी लेने के लिए। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो, तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। इसका मतलब है कि उन्हें लगता था कि जब तक मैं कर सकता हूँ, जब तक मेरे शरीर में जान है, तब तक मुझे काम करने देना चाहिए। मुझ पर तरस खा के कोई और मेरा काम करे, तो वो उन्हें पसंद नहीं था बिल्कुल भी। ये था कि जब तक मेरी लाचारी ना हो जाए, मैं ना कर पाऊँ, तब तक मुझे ये काम करने दो। मुझे इतनी हेल्प की किसी की ज़रूरत नहीं है। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। मतलब उन्हें पसंद ही नहीं था कि मैं काम से बच के बैठूँ, थकान-वकान वो जानते ही नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक-एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। मतलब स्ट्रेचर पर लेकर वो 25-25 मील तक वहाँ के जो लोग घायल थे उन्हें लेकर के गए थे। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे, तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। 42 मील तक, मतलब वो उस समय पैदल चला करते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते-होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके साथ इस उदाहरण का खुशी-खुशी अनुकरण करते थे। मतलब वो जब इतनी दूर-दूर तक पैदल जाया करते थे, तो अपने साथ कुछ नाश्ता वो ले जाया करते थे और सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। सुबह मतलब 12 बजे के बाद जो 2 बजते, रात अंधेरे में ही निकल पड़ते थे और शहर में खरीदारी करते और शाम होते-होते वो वापस अपने फार्म पर लौट आते थे। उनके साथ उनके जो और अन्य साथी थे ना, वो भी उनका साथ दिया करते थे कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, इतनी जल्दी पैदल चलना चाहिए, इतनी जल्दी उठना चाहिए। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे, तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए ये सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा करवाएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं? मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। मतलब उन्होंने इतना सारा उनके लिए फिर नाश्ता भी तैयार रखा। जब वहाँ भराई का जो काम कर रहे थे ना, उन लोगों के लिए एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, मतलब तालाब को भरा जा रहा था, तो गांधी जी के साथी लगे हुए थे सारे। जिन और साथी जब काम करके वापस लौटे, तो गांधी जी ने उनके लिए अच्छे से नाश्ते वगैरह का इंतजाम किया हुआ था। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने-माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। दक्षिण अफ्रीका में जो लोग रहते थे ना, जो भारतीय थे, जो इंडियंस रहते थे, जाने-माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांग को, मतलब उन लोगों की जो मांग थी ना, उनको उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार वो लंदन भी गए थे।
वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रण दिया। तो वहाँ पर गांधी जी को एक निमंत्रण मिला, निमंत्रण मतलब उनको एक इन्विटेशन मिला कि आप हमारे साथ खाना खाइए, या उन्हें खाने पर इनवाइट किया। शाकाहारी खाना मतलब बिल्कुल वेजिटेरियन भोज में उनको निमंत्रण दिया गया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तो जो वहाँ के स्टूडेंट थे, छात्र थे, उन्होंने सोचा कि गांधी जी को हमने जब अपने यहाँ पर इनवाइट किया है लंच पे, तो हम उस खाने को खुद ही तैयार करेंगे, खुद ही बनाएंगे। तो तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तश्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। तो जब 2 बजे के आसपास एक आदमी बहुत दुबला-पतला सा, छरहरा-सा उनके काम में शामिल हो गया, मतलब उनकी ना हेल्प करने लगा। प्लेटें धोने में, सब्जियाँ धोने में, छोटे-छोटे काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला-पतला आदमी कोई और नहीं, उस शाम का भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। मतलब जब बाद में उन छात्रों को भी पता लगा, जब वो वहाँ के नेता आए, उन्होंने बताया कि ये तो खुद गांधी जी ही हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हो। जो दुबला-पतला जो आदमी आया था, जो उन छात्रों की हेल्प कर रहा था, वो खुद स्वयं गांधी जी थे। जबकि उन्हीं को वहाँ पर खाने के लिए इनवाइट किया गया था और वो बच्चों की वहाँ पर हेल्प करने लगे। जहाँ उन्होंने देखा कि बच्चे छात्र वहाँ पे खुद ही खाना बना रहे हैं, तो उन्होंने भी उनकी हेल्प करनी सही समझी। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें पसंद नहीं था। कहने का मतलब कि गांधी जी को ना औरों से काम लेना मतलब करवाते तो थे, ये नहीं कि अपना करवाते थे, जो भी काम होता था वो सबसे काम करवाने में बहुत सख्त थे। लेकिन अपने लिए वो कुछ किसी से काम करवाना पसंद नहीं करते थे, अपना काम वो स्वयं करना पसंद करते थे। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। बुहारना मतलब होता है साफ करना, झाड़ू से ना अपने कमरे को साफ करना, बुहारना। तो उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। बुहारी का मतलब होता है झाड़ू, जिससे सफाई कर रहे थे ना वो, तो उसको बुहारी कहते हैं। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता था, तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पूरा पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे। मतलब जिस समय वो रात को आते थे, तो जब वो पत्र लिखते थे या कुछ ऐसा लिखने पढ़ने का काम करते थे, और अगर उनके लालटेन का तेल खत्म हो जाता था ना, तो वो चंद्रमा की रोशनी में भी अपने काम को पूरा करना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। लेकिन वो अपने काम के लिए कि भई तेल खत्म हो गया, लालटेन में तेल डाल दो, या खुद से ये सब काम करने में कोई डिस्टर्ब ना हो, वो किसी को ये डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करते थे, किसी को भी जगाना नहीं चाहते थे। क्योंकि उनको लगता था ना कि जो मेरे बाकी के साथी हैं, वो भी थके हुए हैं, तो वो खुद अपना काम चंद्रमा की रोशनी में भी पूरा कर लिया करते थे। नो आखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। खाखरा ना ये गुजरात का एक फेमस डिश होती है। तो जिनको उन्होंने अपने शिविर में रहने की अनुमति दी थी 2 आदमियों को, उनको खाखरा बनाना नहीं आता था। ये वहाँ की फेमस डिश है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। निपुण का मतलब होता है जो एक्सपर्ट होते हैं ना किसी काम में। निपुण रसोइया, रसोइया के कौन होते हैं? शेफ होते हैं, ठीक है, जो खाना बनाते हैं। तो निपुण रसोइया की तरह मतलब बड़े एक्सपर्ट खाना बनाने वाले की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। विधि मतलब उसकी रेसिपी बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी, मतलब 78 ईयर्स के उस समय थे वो। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चों की देखभाल के लिए नहीं रखा था। मतलब गांधी जी को ना बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, बहुत प्यार करते थे वो बच्चों को। और जब उनके अपने जो 2 बच्चे थे, तो उनको 2 माह बाद, माह मतलब महीने, जब 2 महीने के वो बच्चे हो गए, उसके बाद उन्होंने कभी कोई दाई या कोई देख-रेख के लिए किसी को रखा नहीं था। वो स्वयं उनकी देखभाल करना पसंद करते थे। तो वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ-बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। उनको लगता था कि बच्चों की देखभाल के लिए हमें किसी और को नहीं रखना चाहिए, माँ-बाप को अपने बच्चों की देखभाल खुद करनी चाहिए। अनिवार्य मतलब ज़रूरी है।
तो माँ-बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है बच्चों के लिए, ठीक है? वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे। मतलब उनको इतना अच्छे से तरीके से बच्चों को सँभालना आता था कि एक माँ की तरह वो बच्चे की देखभाल स्वयं कर लेते थे। खिला-पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। तो एक बार जब दक्षिण अफ्रीका की जेल में वो थे, जब वहाँ से वो छूटे, तो छूटने के बाद जब वो घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनके जो एक मित्र हैं, उनकी पत्नी श्रीमती पोलक जो थी वो बहुत ही पतली, दुबली, कमज़ोर हो गई थी, बहुत वीक हो गई थी। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता या नहीं था। तो फ़ीड कराती है ना मदर अपने बच्चे को जब उनका बच्चा छोटा होता है, तो ऐसी जो पोलक श्रीमती पोलक थी, उनका जो बच्चा था ना वो दूध पीना नहीं छोड़ रहा था, तो वह उनका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो-रो कर उन्हें जगाए रखता था। मतलब वो बहुत कोशिश तो करती थी कि मेरा बच्चा मेरा दूध पीना बंद कर दे और पर वो छोड़ता नहीं था और वो ना ही उसको सोने देता था। पूरी-पूरी रात वो रोता होगा या जो भी है तो इस वज़ह से वो जगाए रखता था और वो दुबली-पतली होती जा रही थी, उनको बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल रहा था। तो गांधी जिस दिन लौटे, उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथ में ले लिया। तो जब गांधी जी जेल से वापस लौटे थे ना, तो उन्होंने जब देखा कि भई ये बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे का दूध नहीं छुड़ा पा रही है और उनका बच्चा उनको रेस्ट नहीं देने लेने दे रहा है, सोने भी नहीं दे रहा है, तो उन्होंने उस दिन से ही ये तय कर लिया कि उस बच्चे की देखभाल का काम वो अपने हाथ में ले लेंगे। सारे दिन बड़ी मेहनत करके सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी-कभी रात को 1 बजे घर पहुँचते थे। मतलब जब वो सबको भाषण दे देते थे, जब अपनी सभाएँ अटेंड कर लेते थे, जितनी भी वो मीटिंग्स वगैरह रखते थे ना, तो जब वो अटेंड कर लेते थे, तो जब वो रात को घर और 4 मील पैदल चलकर जब वापस आते थे, तो कभी-कभी रात को वो 1-1 बजे घर पहुँचते थे। और उसके बाद बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे और तभी श्रीमती पोलक के पास से उस उनके बच्चे को ले जाते थे और अपने बिस्तर पर लिटा देते थे। क्यों लिटा लेते हैं पता है? ताकि पोलक जी जो है ना वो आराम से सो सकें और उनकी सेहत फिर से ठीक हो सके। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते। यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता। उस और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। मतलब एक समय ऐसा आ गया, कुछ टाइम तक जब वो माँ से अलग रहा, माँ से अलग सोने लगा, तो धीरे-धीरे उसने अपनी माँ का दूध भी छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। गांधी जी ना अपने से बड़ों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे और अपने से छोटों को बड़ा प्यार किया करते थे। तो दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी जी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। इस्त्री मतलब प्रेस की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। मतलब उनकी वो बड़ी सेवा किया करते थे गांधी जी ना गोखले जी की। तो महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए हुए थे। वहाँ उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं। मतलब वहाँ के सारे पखाने साफ किए और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के एक नेता से पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मतलब मैं आपके लिए क्या काम कर सकता हूँ? तो नेताजी ने कहा कि मेरे पास ना बहुत सारे पत्र इकट्ठे हुए हैं, पत्र मीन्स लेटर इकट्ठे हुए हैं, जिनका जवाब देना है। मतलब अब कोई अगर आपको लेटर लिख रहा है, कोई पत्र लिख रहा है, तो आप भी तो उनके बदले उनको उत्तर देंगे ना, जवाब देंगे। तो उन्होंने यही कहा कि मेरे पास बहुत सारे पत्र इकट्ठे हो गए हैं, जिनका जवाब देना है और मेरे पास कोई कारकुन नहीं है, जिसे यह काम दूँ। मतलब मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है, जिसको मैं ये काम दे सकूँ। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, ज़रूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। तो गांधी जी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं आपका ये काम कर सकता हूँ। और गांधी जी ने ये भी कहा कि हाँ, मैं वो हर एक काम कर सकता हूँ जो मेरे बस में है, मेरे सामर्थ्य में है। और मतलब उन्होंने ये बात कही कि जो मेरे सामर्थ्य से बाहर ना हो, मतलब जो मैं कर सकता हूँ, मैं काम ज़रूर करूँगा। तो यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला।
और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज़ के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब उन्होंने ये सारा काम कर दिया, उनके पत्रों के सारे जवाब लिख दिए, उसके बाद उन्होंने उनके कमीज़ के बटन लगाने का काम और उनके छोटे-छोटे काम भी कर दिए, बड़े खुश होकर के। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती, तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते। तो जब भी कभी होता ना कि कोई सहायक तो ज़रूर चाहिए आश्रम में, क्योंकि काम पेंडिंग है या फिर काम करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते हैं। हरिजन मतलब जो थोड़े लोअर कास्ट होते थे ना, उनको रखने का आग्रह करते हैं। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मज़दूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। वो कहते थे कि जो नौकर होते हैं ना, उन्हें हमें मज़दूर नहीं समझना चाहिए, उन्हें नौकर की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें अपने भाई के समान मानना चाहिए। इन इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियाँ हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं रहेगी। मतलब वो कहते थे कि हो सकता है हमें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े उन्हें अपने भाई-बंधु मानने में, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हमारी ये कोशिश जो है ना, वो बेकार नहीं जाएगी, निष्फल नहीं होगी। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक बार जो भारत की जो जेल है ना, उसमें कई साथी कैदियों को जो वहाँ के कैदी थे, उनको उनकी सेवा करने के लिए रखा गया। तो एक आदमी उनके फल धोता था, काटता था, तो दूसरा बकरियों को दुहाता था, तीसरा उनकी निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता था। तो ऐसे कुछ कैदी उनको दे दिए गए थे कि जो आपके कुछ काम कर दिया करेंगे। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता, तो जो ब्राह्मण था वो उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। ये सब काम ना जो कैदी थे ना, वो किया करते थे। तो गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घराने में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता है। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि एक घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। तो गांधी जी ने देखा कि जब वो इंग्लैंड गए ना, तो इंग्लैंड में उन्होंने देखा ऊंचे ऊंचे घराने जो बड़े बड़े लोग थे, बहुत पैसे वाले थे, वो भी अपने नौकर जो थे उनको नौकर ना समझ के उन्हें अपने परिवार का एक सदस्य, अपने फैमिली मेंबर ही मानते थे मतलब। तो उन्होंने एक बार एक अंग्रेज को देखा कि जब वो घर से विदा लेते समय उन्होंने देखा कि उन्होंने घरेलू नौकर से उनका परिचय करवाया, उनको मिलवाया, तो ऐसे मिलवाया जैसे वो उनका नौकर नहीं, उनके घर का सदस्य हो। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे, तो तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदिन देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। तो एक बार जब वो भारतीय सज्जन के यहाँ पर काफ़ी दिनों तक रहे, तो वहाँ से जब वो चलने लगे, उनसे विदा लेने लगे, तो वहाँ उस घर के जो नौकर थे, उनसे उन्होंने कहा कि मैं किसी को अपना नौकर नहीं समझता, बल्कि अपने भाई या बहन की तरह ही मानता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जितने दिन यहाँ रहा हूँ ना, तो तुमने जो मेरी सेवा की है, उसका तो मैं कोई उपकार नहीं उतार सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको ज़रूर कहूँगा, ईश्वर आपको इसका फल हमेशा देगा। तो वो कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझते थे, हर किसी को बहुत इज़्ज़त दिया करते थे और खुद ही सारे काम करने की सभी को शिक्षा दिया करते थे कि अपने काम सारे स्वयं करने चाहिए। इसीलिए शायद इस पाठ का नाम नौकर रखा गया है और इनके जो रचयिता हैं, इस पाठ के जो लेखक हैं, वो हैं अनुबंधोपाध्याय। तो जो ये अनुबंधोपाध्याय जी हैं, इन लेखक के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। अनुबंधोपाध्याय, इनका जो जीवन काल था वो 1917 से लेकर 2006 तक का स्वतंत्रता आंदोलन के साथ-साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही। उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उनके कार्य को रोचकता से लिखा है। मतलब उन्होंने एक और बुक लिखी थी, बहुरूप गांधी। इसमें उन्होंने गांधी जी की दिनचर्या, उनके पूरे डेली रूटीन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में भी लिखा है, जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। तो ये था हमारा पाठ नौकर, जिसमें हमें गांधी जी के बारे में बताया गया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।